उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि वो एनडीए को हराने के लिए पीडीए का सहारा ले लेंगे, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का। तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा समय में ये एक जुमला मात्र है या इसकी कोई संभावना है, खासतौर पे उत्तर भारत के संदर्भ में? देखिए, एक बहुत पुरानी थीसिस है और मेरा मानना है कि इस थीसिस का वक्त निकल गया है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर एक ऐसे बहुमत की स्थापना कर सकते हैं जिससे सरकार बनाई जा सकती है और विपक्षियों को हराया जा सकता है। 90 के दशक में जब ये बात कही जाती थी तब इस बात में ज्यादा दम नजर आता था। तब बहुजन समाज पार्टी अपने उठान पर थी, समाजवादी पार्टी भी अपने उठान पर थी और सामाजिक न्याय की राजनीति का जो मुहावरा था, वो मुहावरा उस वक्त काफी ताजा था। उसकी वजह से उसमें काफी लोगों का विश्वास था और लोग ऐसा मानते थे कि ये लोग हैं जो कि एक नई किस्म की राजनीति सामने लेकर आए हैं। लेकिन अब देखिए, 90 का दशक पूरा निकल चुका है, उसके बाद नई सदी का पहला दशक भी निकल गया है और इस वक्त जो राजनीति चल रही है उस राजनीति में इस प्रकार की बातचीत का मुझे नहीं लगता कोई बहुत व्यवहारिक महत्व है और उसका कारण स्पष्ट है। अगर हम पिछड़े वर्ग को देख लें और दलित समाज को देख लें, अभी अल्पसंख्यकों को थोड़ा अलग रख के देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में समझा जाता है कि इन दोनों की मिलाकर करीब 58 से 60% तक आबादी है मतदाताओं में। तो लेकिन ये 58 से 60% देखने में एक बहुत बड़ा प्रतिशत लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछड़ा वर्ग एक समरूप किस्म का वर्ग है और दलित समुदाय भी एक समरूप किस्म का समुदाय है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर से अगर देखेंगे तो पाएंगे पिछड़े वर्ग में ऊपर यादव, लोधी और शाक्य यानी काची जातियां हैं इसी क्रम से, और दलित समाज में जाटव हैं, पासी हैं और उसके बाद और दूसरी जातियों का क्रम है। लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे इन दोनों वर्गों में तो आप पाएंगे कि इसमें बहुतेरी छोटी छोटी, बहुत ही कमजोर किस्म की, संख्या बल में भी दुर्बल हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से भी दुर्बल है। ना उनको टिकट मिलता है, ना उन्हें कोई आरक्षण का लाभ मिलता है, ना उन्हें कोई सत्ता की नजदीकी हासिल हुई है। ऐसी बहुत सी जातियां हैं। तो सामाजिक न्याय की राजनीति जिन दिनों कामयाब थी उन दिनों ये तमाम जातियां ये मानकर चलती थी कि शीर्ष पर जो जातियां हैं जिनके हाथ में उनके पिछड़े वर्ग का और दलित जातियों का नेतृत्व है, वो एक ना एक दिन उनकी सुधि लेगा, एक ना एक दिन उनको भी सत्ता में जगह मिलेगी उनकी वजह से। लेकिन ऐसा जब 20 साल तक नहीं हुआ तो धीरे धीरे उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव पर गौर करना शुरू कर दिया। उन लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो हमसे कह रही है कि ये लोग कभी आपकी तरफ हमदर्दी से नहीं देखेंगे और आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, तो कम से हम इन लोगों भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर एक प्रयोग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके ये तमाम जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई और इस जो 59-60% आबादी है, 59-60% का जो मतदाता मंडल है, इसमें जो नीचे का हिस्सा है उससे एक कमजोर जातियों की एक प्रभावी चुनावी इंडेक्स बनी, एक इफेक्टिव पॉलिटिकल इलेक्टोरल इंडेक्स तैयार हुई। और ये इंडेक्स भारतीय जनता पार्टी का जो ऊंची जातियों का जनाधार था, जो करीब 40% या उससे थोड़ा ज्यादा का है, जिसके अंदर ब्राह्मण आते हैं, वैश्य आते हैं, राजपूत आते हैं, कायस्थ आते हैं, भूमिहार आते हैं, जाट आते हैं, ये जो आधार बना, इस आधार के साथ ये जुड़ गई। और जैसे ही ये छोटी छोटी जातियां इस आधार के साथ जुड़ी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को 50% या उससे ऊपर वोट प्राप्त होने लगे और फिर एक ऐसी हिंदू एकता स्थापित हुई जिसने लगातार एक के बाद एक 2014 में, 2017 में, फिर 2019 में और फिर 2022 में लगातार उत्तर प्रदेश की जमीन पर भाजपा को असाधारण राजनीतिक कामयाबी दिलवाई। और मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि जो गैर भाजपा दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, गैर भाजपा दल जो है, ये भाजपा का ये जो जनाधार है जिसमें ऊंची जातियों का गठजोड़ बहुत ही कमजोर जातियों से होता है, दलितों के बीच में भी और ओबीसी समुदाय के बीच में भी, इस गठजोड़ में कोई पैठ बना पा रही हो या इस गठजोड़ की जो संरचना है इसको वेध पा रही हो, ऐसा कोई प्रयास नहीं दिखाई पड़ता, ऐसी कोई रणनीति भी नहीं दिखाई पड़ती। और इस तरह की रणनीति अगर विपक्ष बनाने की कोशिश भी करता है, तो क्या उसके नाकाम होने का एक कारण ये है कि जो छोटे-छोटे दल उभर कर सामने आए हैं, जैसे बिहार में हम जीतन राम मांझी को लें या रामविलास पासवान की पार्टी से निकली 2 पार्टियाँ जो हैं, वो सब जो केंद्र की सत्ताधारी दल है, उनके पक्ष में उनमें झुकने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। यानी कि एक वैचारिक राजनीति वो नहीं कर पाते। सत्ताधारी दल वाला सवाल नहीं है केवल,
जाहिर है कि जिसके पास केंद्र में सत्ता है उसके पास ज्यादा संभावना होती है इस प्रकार की ताकतों को अपनी ओर खींचने में। मैं ये मानता हूं कि पिछले 25-30 साल की जो राजनीति है, उस राजनीति में इन तमाम बिरादरियों ने देखा है कि उनका नेतृत्व करने का दावा करने वाले लोग, सामाजिक न्याय की का झंडा बुलंद करने वाले लोगों ने दरअसल उनके साथ क्या सलूक किया है। आप देखिए, जब भी ओबीसी जातियों के बीच में एक सब कैटेगराइजेशन, यानी ओबीसी जातियों में अति पिछड़ों की एक श्रेणी बनाने की बात की जाती है, या दलितों में एक महादलितों की श्रेणी बनाने की बात की जाती है, तो इन शक्तिशाली जातियों का, जो कि मैं ब्राह्मण ठाकुर बनिया की तरह शक्तिशाली नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लेकिन अपने समुदायों में जो शक्तिशाली जातियां हैं, इन जातियों की तरफ से बड़ा मुखर विरोध होता है। वे हमेशा कहते हैं कि हमारी हमारी एकता खतरे में पड़ जाएगी अगर ये सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा, ये उप श्रेणियां बनाई जाएंगी। आपको ध्यान होगा कि पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा करने की कोशिश, ऐसा किया था बिहार में। उस वक्त यादव बिरादरी के लोग जो थे कर्पूरी ठाकुर से काफी नाराज हो गए थे, यहाँ तक कि एक नेता ने उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करने की भी कोशिश की थी। ये सारे तथ्य हैं। उसके बाद आप देखिए दूसरी इसी तरह की जो दूसरी जातियां हैं, जब उनके बुद्धिजीवी जो हैं, जब भी इस प्रश्न के ऊपर गौर करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो वो इन बातों का बड़ा मुखर विरोध करते हैं। चाहे रोहिणी कमीशन का सवाल हो, चाहे राजनाथ सिंह ने जो एक कमेटी बनाई थी, ये शायद हुकुम सिंह कमेटी थी, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले एक जांच हुई थी, छेदीलाल साथी आयोग द्वारा जांच की गई थी उत्तर प्रदेश में। ऐसी बहुत सी जांच पड़ताल हुई हैं, जिन जांच पड़तालों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो एक समरूप वर्ग नहीं है। उसमें एक बड़ा हिस्सा भूमिधर जातियों का है, लैंड ओनिंग कास्ट का है, और एक दूसरा हिस्सा आर्टिजन कारीगर जातियों का है। इसलिए आरक्षण देते समय इन दोनों जातियों के हितों को अलग अलग ध्यान में रखा जाए और आरक्षण को बांट दिया जाए, एक तरफा आरक्षण न दिया जाए। लेकिन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अपने ही आयोग के एक दलित सदस्य आर एल नाइक की सिफारिश को नहीं माना। आर एल नाइक ने कहा इसके ऊपर हमारा नोट ऑफ डिसेंट लगाओ, हमारा असहमति पत्र लगाओ। तो आज तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर वो असहमति पत्र लगा हुआ है। तो मैं इस बात से कहना ये चाहता हूं कि ये जो समस्या है पिछड़े वर्ग के आरक्षण की, ये काफी पहले से चली आ रही है, और सामाजिक न्याय की राजनीति के ऊपर जो पहले से दबदबे वाली या मजबूत जातियां, जो सामाजिक आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत मजबूत रही हैं, उन जातियों का सामाजिक न्याय की राजनीति पर कब्जा हो गया है। उस कब्जे के लंबे अरसे तक तो भाई जो कमजोर जातियां थी उन्होंने उनको अपना नेता माना और इनका समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे वो इससे उकता गई। फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम आपको राजनीति में एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके। आज भी वो भाजपा से अधिक अब खुद को सहज पाते हैं इन लोगों के साथ जाने की बजाय। तो जो बिहार में हो रहा है वो आप इसी की एक अभिव्यक्ति के तौर पे देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो। भाई बिहार में नीतीश कुमार को ये जातियां पसंद करती थी, तो नीतीश कुमार के साथ थी, भाजपा के साथ नहीं थी। भाजपा प्रभावी रूप से बिहार में एक ब्राह्मण बनिया पार्टी ही थी, भूमिहारों की पार्टी थी, कायस्थों की पार्टी थी, बाबू लोगों की पार्टी थी, आप कह सकते हैं बाबू साहेबों की पार्टी थी। लेकिन जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जुड़ गए और तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, वो हर जगह जाते हैं, तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं और दोनों मिलकर ही अगला चुनाव लड़ेंगे, तब ये जातियां धीरे धीरे इस महागठबंधन से अलग होने के बारे में सोचने लगी। ऐसा संकेत मिलने लगा है कि ये जातियां धीरे धीरे, या इनका एक अच्छा खासा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बात की कोई गारंटी है कि वो छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन जो मांझी के बेटे ने इस तरह नीतीश कुमार की सरकार छोड़ी है, या उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से उस गठबंधन को छोड़ा है, या मैं समझता हूं कि जो पासवान के बेटे हैं वो भी धीरे धीरे करके हो सकता है इधर चले आए, क्योंकि वो भी उनके साथ में भाजपा के साथ चले आए, सहज नहीं महसूस करेंगे। तो इस प्रकार की जो छोटी जातियां हैं वो मुझे लगता है कि वो लोकसभा चुनाव तक उनका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि इससे भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के मुकाबले ताकतवर हो जाएगी, फिर भी महागठबंधन एक शक्तिशाली उपस्थिति रहेगी जो भाजपा को एक बहुत ही कड़ी चुनौती देने वाली है। लेकिन
मामला उतना आसान नहीं है। भाजपा की तरफ से भी लगातार कोशिश। उत्तर प्रदेश में तो मामला बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव के पास इन छोटी और कमजोर बिरादरियों को अपने साथ रखने की, अपने साथ जोड़ने की कोई योजना नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। जी। उसमें एक जो सवाल ये जुड़कर आता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, उसके जो नेता हैं, उन पर ये आरोप लगा मोदी सरनेम वाले विवाद को लेकर कि वो पिछड़ों के खिलाफ हैं। तो क्या वो कांग्रेस के लिए वो बीते दिनों की बात हो गई है या आगे भी उसके सिर पे मंडराता रहेगा? ये बिल्कुल ये फिक्रेबाजी वाला पूरा मामला है कि मोदी सरनेम की वजह से कांग्रेस पिछड़ों के खिलाफ है। देखिए, पिछड़ी जातियों ने तो देश के एक बड़े हिस्से में कांग्रेस का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और वो 60 के दशक से ही धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होती जा रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि देश के हर हिस्से में वो कांग्रेस से अलग हैं। अभी कर्नाटक में ओबीसी जातियों ने कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन दिया है। यहाँ तक कि जो जो देवराज अरस ने जो अहिंदा रणनीति अपनाई थी, उसमें ओबीसी की प्रमुख भागीदारी है। वो लंबे अरसे से कांग्रेस के आधार का हिस्सा बनी रही है। तो ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से होता है। बिहार में कांग्रेस नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ है, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि पिछड़ी जातियों की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस उसके साथ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास पिछड़ी जातियों का समर्थन जीतने के लिए कोई तरीका हमें आज तक दिखाई नहीं पड़ा। न उन्होंने कभी इस तरह की कोशिश की। तो हर प्रदेश के बारे में एक स्थिति अलग है। वहां पर वहां की परिस्थितियों के मुताबिक तय होता है कि वहां का पिछड़ा समाज और वहां का दलित समाज कांग्रेस के प्रति हमदर्दी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। जी। आपने कहा था कि अल्पसंख्यकों के मुद्दे को अभी छोड़ देते हैं। तो अगर हम अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर विचार करें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे विपक्ष को थोड़ी मजबूती मिले? मैं अल्पसंख्यकों के मुद्दे को अलग रखने की बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि जिसको वो पीडीए कह रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें अल्पसंख्यकों वाला मसला थोड़ा अलग तरीके का है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों और दलित जातियों के निचले हिस्से को, निचली सतह को अपनी ओर खींच लेती है, उस तरीके से अल्पसंख्यकों को अपनी ओर खींचने की उसके पास ना कोई रणनीति है और ना कभी वो इसके ऊपर अमल होते हुए दिखाई। यहाँ तक कि वो अल्पसंख्यकों के ऊपर एक शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाती हुई नजर आती है। इसलिए मैंने कहा था कि अल्पसंख्यकों को उससे अलग रखा जाए। मैं ये मानता हूं कि अल्पसंख्यकों के मामले में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ज्यादा मुझे फायदे में नजर आती है समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अल्पसंख्यकों की हमदर्दी राहुल गांधी ने काफी जीती है और वो सारे देश में मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में मुसलमान मतदाता कांग्रेस को अपनी एक प्राथमिक पार्टी के तौर पर देखेंगे। जरूरी नहीं कि सारे वोट कांग्रेस को मिल जाएं, बहुत जगहों पर उनके वोट विभिन्न आवश्यकताओं और हालात की मजबूरियों के कारण इधर उधर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रति उनमें एक अच्छा खासा रुझान दिखाई पड़ेगा और ये चीज समाजवादी पार्टी के लिए एक चेतावनी की घंटी की तरह है। उनको ये देखना पड़ेगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह अल्पसंख्यकों ने एकजुट और कटिबद्ध होकर उनका समर्थन दिया था, वैसा समर्थन उन्हें लोकसभा चुनाव में नहीं मिलने वाला है। तो अब वो लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन वो कैसे हासिल करेंगे? तो ये जो पीडीए कह रहे हैं, दरअसल ये पीडीए काफी बटा हुआ है। जो पिछड़ी और दलित जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी उसमें बंटवारा कर रही है और जो अल्पसंख्यक हैं वहां पर कहीं कांग्रेस बंटवारा करेगी बड़े पैमाने पर, कहीं बहुजन समाज पार्टी भी कुछ बंटवारा करेगी और अगर कहीं भाजपा ने अपनी घोषित नीति के मुताबिक कुछ पसमंदा मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दे दिया, जैसा कि अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में टिकट दिया और करीब 50-54 उम्मीदवार उनके जीते भी हैं भाजपा के पार्षद स्तर पर, तो अगर पसमानदा कुछ उम्मीदवारों को टिकट दे दिया तो भाजपा को भी मुसलमान वोट प्राप्त हो सकते हैं। जी।